हाय एवरीवन। तो आज इस वीडियो में हम ओथेलो के मोस्ट इम्पॉर्टेंट कोटेशन देखेंगे। और इसके पहले मैंने मैकबेथ के करा दिए हैं। ठीक है, मैकबेथ के जो आपके इम्पॉर्टेंट कोटेशन है वो हमने कर लिया है, इसके पहले की वीडियो। आज हम ओथेलो को करने वाले हैं और इसी तरह हम शेक्सपियर के 37 प्लेस के जो भी इम्पॉर्टेंट कोटेशन है वो सब करने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग का सपोर्ट अगर बना रहा तो मैं पूरा 37 प्लेस का कोटेशन कराऊंगी इसी तरह। ठीक है, लेकिन उसके पहले ये आपकी पेड पीडीएफ है, ये थ्योरी वाली पीडीएफ है, कंप्लीट क्विक रिवीजन है, टीजीटी इंग्लिश यूपी टीजीटी की बात कर रही हूँ। ठीक है, ये ग्रामर का है, ये पीजीटी वालों के लिए है, और ये सभी क्या है प्रैक्टिस सेट है यूपी टीजीटी के लिए। ठीक है, यूपी टीजीटी का कोर्स भी चल रहा है जो आपका प्रैक्टिस सेशन का यानी कि प्रैक्टिस बैच का कोर्स चल रहा है। इसका प्राइस ये है कि 269 में आपको ये मिल जाएगा। और टोटल इसमें 50 प्रैक्टिस सेट हैं, जिसमें से 37 प्रैक्टिस सेट आपकी कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, और इसके साथ साथ ये जो आपको तो फुल लेंथ टेस्ट दिया ही जा रहा है, लिटरेचर प्लस ग्रामर के भी अलग से आपको टेस्ट दे दिया जाता है। ठीक है, अगर कोई इंटरेस्टेड है तो इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करके ये बैच भी ले सकते हैं, और इसमें से कोई आप पीडीएफ अगर लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। हमने मैकबेथ को कंप्लीट कर लिया है, मैकबेथ का जो भी इंपॉर्टेंट कोटेशन था सब कंप्लीट कर लिया। आज हम ओथेलो को, ये भी आपके सबसे पहले हम जानेंगे शेक्सपियर की 4 ग्रेट ट्रेजेडी, यानी कि मैकबेथ का हो गया, ओथेलो, फिर किंग लियर, फिर हैमलेट। इसी तरह हम 37 प्लेज आपके कराने वाले हैं, 37 प्लेज के जो भी इंपॉर्टेंट कोटेशन है। ठीक है, तो आप लोग का सपोर्ट और प्यार रहा तो मैं पूरा 37 प्लेज कराऊंगी। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो आज हम जानेंगे ओथेलो का। ओथेलो से जो भी आपके इम्पोर्टेंट कोटेशन है वो इस वीडियो में आपको मिलेंगे, इस क्लास में। तो ये जो सबसे पहले बोलता कौन है कोटेशन, ओथेलो। ये जो भी कोटेशन रहेगा, जहाँ पे कोटेशन जो रहेगा ना बता दूंगी कौन कौन बोल रहा है। ये ओथेलो के अभी कुछ आपके नीचे जितने भी कोटेशन आएंगे सब ओथेलो के रहेंगे। ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पे अ जर्नी ट्रेस थ्रू हिज ओन वर्ड्स एज लव टर्न्स टू सस्पिशन एंड ग्रेटनेस टू रूइन। मतलब ये ओथेलो के अपने शब्द हैं, जो उसके अपने शब्दों के माध्यम से एक यात्रा, एक जर्नी, जहाँ प्यार जो होता है वो शक में बदल जाता है और जो महानता होती है वो बर्बाद हो जाती है। ठीक है, तो ही ऑन हिज लव फॉर डेस्डिमोना एंड दियर एलोपमेंट। यहाँ पे जो ओथेलो कह रहा है वो किस पे कह रहा है, डेस्डिमोना के बारे में बता रहा है। कह क्या रहा है, अब यहाँ से कोटेशन स्टार्ट है। कह क्या रहा है कि सी लव्ड मी फॉर द डेंजरस आई हैड पास्ड एंड आई लव हर दैट सी डिड पिटी देम, दिस ओनली इज द विच क्राफ्ट आई हैव यूज्ड। ठीक है, ये जो स्टेटमेंट है ये ओथेलो का है, और ये डेस्डिमोना के लिए उसका प्यार है और जो उनका भाग कर शादी करना उस बारे में है। कब कहता है ये स्टेटमेंट ओथेलो वेनिस के ड्यूक और सीनेटर के सामने तब ये कहता है जब डेस्डिमोना के पिता ब्रेबेंशियो उस पर जादू टोना कर उसकी बेटी को भगाने का आरोप लगाता है कि इसने मेरी बेटी को भगा लिया है और इसने मेरी बेटी पर जादू टोना करके भगा ले गया है। तब ये बात मतलब ओथेलो कहता है किसके सामने, वेनिस के ड्यूक और सीनेटर के सामने। कहता क्या है कि सी लव्ड मी फॉर द डेंजरस आई हैड पास्ड, वो मुझसे उन खतरों के लिए प्यार करती थी जिनसे मैं गुजरा था। एंड आई लव्ड हर दैट सी डिड पिटी देम, और मैं उससे इसलिए प्यार करता था कि वह उन खतरों पर दया करती थी। ठीक है, दिस ओनली इज़ द विच क्राफ्ट आई हैव यूज्ड, ये बस यही जादू टोना मैंने इस्तेमाल किया है। ठीक है, मैं कहने का मतलब है यहाँ पे ओथेलो यहाँ पे क्लियर करता है, जो उस पर आरोप लगा रहता है वो क्लियर करता है कि उसका और डेस्डिमोना का प्यार किसी काले जादू का परिणाम नहीं है, बल्कि आपसी सम्मान और सहानुभूति पर आधारित है। डेस्डिमोना को ओथेलो की साहसी जीवन, उसकी लड़ाइयाँ, उसके संघर्ष की कहानियों पर प्यार हुआ, वहीं ओथेलो को डेस्डिमोना की कोमलता और दया से प्यार हुआ जो उसकी कहानियाँ सुनकर दिखाती थी। मतलब तो ऐसे ही दोनों के बीच में प्यार हो गया। इसे क्या पसंद था, जो इसके जो भी इसका था सहानुभूति इसके प्रति, जो वो जिस खतरों से वो गुजरा था वो सुनकर, उसके साहसिक कार्य को सुनकर उससे प्यार कर बैठी, और उसके साहसिक कार्य पे जो उसको दया आती थी ना, ओथेलो को भी उससे प्यार हो गया। ठीक है, यहाँ पे वो बोलता है एक्ट फर्स्ट सीन थर्ड में। ओके, मतलब ओथेलो को डेस्डिमोना के उसकी कोमलता और दया से प्यार हुआ, जो वो उसकी कहानियाँ सुनकर दिखाती थी। तो यही उनके रिश्ते की शुरुआत थी। कोई ब्लैक मैजिक नहीं हुआ, कोई विच क्राफ्ट नहीं हुआ, जो जादू टोना का इस्तेमाल कुछ नहीं हुआ। ठीक है, यहाँ पे वो क्लियर करता है।
जब अब आगे देखते हैं, हिज डीप अफेक्शन एंड फॉरबिडिंग हैप्पीनेस। अब यहाँ पे वो बहुत खुश होता है। अगली जो लाइन है, अगला जो स्टेटमेंट है, उसका गहरा प्यार, भविष्य की चिंता से भरी खुशी। क्या कहता है कि इफ़ इट वर नाउ टू डाई they were now to be most happy, for I fear my soul hath her content so absolute that not another comfort like to this succeeds in unknown fate। ये एक्ट 2 सीन 2 में ओथेलो ही बोलता है। कब बोलता है ये भी बता रही हूँ। कहता है कि इफ़ इट वर नाउ टू डाई, अगर मुझे अभी मरना होता, they were now to be most happy, मैं सबसे ज़्यादा खुश होकर मरता। फॉर आई फियर, क्योंकि मुझे डर है, माई सोल हैथ हर कंटेंट सो एब्सोल्यूट, क्योंकि मुझे डर है कि मेरी जो सोल है वो इतनी पूर्ण संतुष्टि मिल गई है कि भविष्य को अनजान भाग में इससे बढ़कर कोई सुख नहीं मिलेगा। ठीक है, ये कब बोलता है? जब एक भयंकर सिप्रस यानी कि एक भयंकर समुद्री तूफान के बाद ओथेलो सुरक्षित रूप से साइप्रस पहुंचता है और अपनी पत्नी डेस्डिमोना से मिलता है। ये उस मिलन के मोमेंट में ये बात कहता है, जब वो सब कुछ सुरक्षित होकर, सारा युद्ध करके सुरक्षित होकर वो साइप्रस पहुंचता है और अपनी पत्नी डेस्डिमोना से मिलता है। तो जो वो मिलन होता है ना, जो मिलन का वो मोमेंट होता है ना, उसको वो खुशी दिलाता है, तब ये बात कहता है। ठीक है, ये ओथेलो की खुशी को दिखा रहा है। जब वो डेस्डिमोना के साथ इतना खुश है, इतना संतुष्ट है कि उसे लगता है कि जीवन में इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। ये जो मोमेंट है ना, मैं अपनी पत्नी से मिला हूँ, इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, ऑल्दो इस स्टेटमेंट में एक दुखद विडंबना भी है, एक फोरशैडोइंग भी छुपा हुआ है इस स्टेटमेंट में। उसे अनजाने में ये डर भी है कि ये खुशी हमेशा नहीं रहेगी, और वास्तव में यहीं से उसके जीवन की सबसे बड़ी ट्रेजेडी की शुरुआत होती है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब यहाँ पे टर्निंग पॉइंट आ जाता है, डाउट बिगिंस पॉइजन हिज माइंड। जब यागो उसके मन में क्या देता है? जहर घोलता है। क्या करता है? शक का, उसके दिमाग में जहर घोलना शुरू करता है। यहाँ पे ना उसके दिमाग में ना जहर घोलना शुरू कर दिया यागो ने। तब वो बात बोलता है, क्या कहता है? एक्सीलेंट रैच, पर्डिशन कैच माई सोल, बट आई डू लव दी, एंड वेन आई लव दी नॉट, क्योस इज कम अगेन। कहता क्या है? ओ मेरी प्यारी, ठीक है, एक्सीलेंट रेज, यानी कि ओ मेरी प्यारी, मेरी आत्मा नष्ट हो जाए अगर मैं तुमसे प्यार ना करूं, और जिस दिन मैं तुमसे प्यार नहीं करूंगा उस दिन दुनिया में फिर से अराजकता छा जाएगी। अराजकता मीन्स फिर से दुनिया में क्या हो जाएगा? उतल फुतल छा जाएगी हम लोग की ज़िंदगियों में। ठीक है, ये कहता कब है? यागो, जब उसका यागो का जो मतलब यागो द्वारा शक का पहला बीज बोए जाने से ठीक बाद ओथेलो ये स्टेटमेंट कहता है। यागो यहाँ पे बो देता है एक उसके बीज में, मतलब शक का एक बीज डाल देता है उसके दिमाग में। उसके बाद ये स्टेटमेंट वो बोलता है। ये प्ले का सबसे टर्निंग पॉइंट है, याद रखना है। ओथेलो अभी भी डेस्डिमोना से बहुत प्यार करता है। यहाँ पे उसने एक वर्ड यूज किया है, रैच। रैच मतलब एक स्नेहपूर्ण शब्द है, लेकिन उसके मन में शक की पहली दरार पड़ चुकी है। वे कहता है डेस्डिमोना से उसका प्रेम ही उसकी दुनिया का आधार है। मतलब मेरा जो प्रेम है डेस्डिमोना से, मेरी दुनिया का आधार है। अगर ये प्रेम समाप्त हो गया तो ये दुनिया में क्या आ जाएगा? क्यास आ जाएगी, अराजकता आ जाएगा, उथल पुथल हो जाएगी। ठीक है, और ये भविष्यवाणी सच साबित होती है, क्योंकि उसका प्रेम क्या होता है? समाप्त होते ही उसका तर्क, शांति, महानता सब कुछ खत्म होने वाला है। यहाँ पे वो बात कहता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। एक्ट 3 सीन 3 में अब यहाँ पे इसने इसके दिमाग में तो बीज बो दिया शक का। अब यहाँ पे क्या कह रहा है? डिमांडिंग प्रूफ ऑफ डेस्डिमोना बिट्रेयल। यहाँ पे ये प्रूफ मांग रहा है। कौन? ओथेलो। ओथेलो किससे प्रूफ मांग रहा है? यागो से। कह रहा है तुम कह तो रहे हो, मुझे इस पे यकीन नहीं है, तुम क्या करो, अब मुझे प्रूफ दो। क्या कहता है? विलन बी श्योर दैट दाउ प्रो माई लव अ होर, बी श्योर ऑफ इट, गिव मी द ऑक्यूलर प्रूफ। ये ध्यान रखना है, ऑक्यूलर प्रूफ। ऑक्यूलर प्रूफ मतलब आंखों देखा प्रूफ, या ये बोलो ठोस सबूत। कहता क्या है? बदमाश, विलन, बदमाश। बी श्योर दाउ प्रो माई लव अ होर, ये जरूर साबित करना कि मेरी जो लव है, मेरी जो बिलबड है, वो एक होर है, एक वैश्या है। बी श्योर ऑफ इट, इसे साबित करो। गिव मी द ऑक्यूलर प्रूफ, या तो मुझे आंखों देखा सबूत दो। कहता कौन है? ओथेलो ही कहता है एक्ट 3 सीन 3 में। ठीक है, जब यागो के द्वारा लगाए गए आरोप ओथेलो के मन पर हावी होने लग जाते हैं, मतलब वो बार बार उसके मन में शक की बीज बो रहा है डेस्डिमोना के खिलाफ। अब जब वो हावी होने लगा ना, तब वो गुस्से और बेचैनी में यागो से ये बात कहता है। ठीक है, ये स्टेटमेंट ओथेलो के कैरेक्टर को दिखा रहा है कि ओथेलो का जो कैरेक्टर है अब धीरे धीरे पतन की ओर जा रहा है। वो कहाँ महान जनरल था, कभी तर्क और विश्वास पर चलता था, अब वो कहाँ केवल ऑक्यूलर प्रूफ यानी कि आंखों से देखे जाने वाला सबूत की मांग कर रहा है। उसका दिमाग इतना अशांत हो चुका है कि अब वह अफवाहों और ठोस सबूतों के अंतर नहीं कर पा रहा है कि अफवाह है कि ठोस सबूत है। ठीक है, ध्यान रखना है। आगे क्या कह रहा है? एरोजन ऑफ लव एंड रीजन।
अब यहाँ पे वो सबूत दिखा देता है, वो कहता ना कि मुझे सबूत दिखाओ, मुझे आंखों देखा ऑक्यूलर प्रूफ चाहिए, ठोस सबूत चाहिए, आंखों देखा सबूत चाहिए, तब तो मैं यकीन करूँगा। मतलब वो गुस्से में कहता है, इतना ज़्यादा उसका जेलसी भर देता है, इतना ज़्यादा शक भर देता है। अब यहाँ पे यागो जो है ना, यागो वो दिखा देता है, ठीक है। यागो यहाँ पे क्या दिखाता है, यागो ला के ओथेलो का जो रुमाल है ना, हैंकरचीफ, उसकी झूठी कहानी बताकर यकीन दिला देता है कि डेस्डिमोना बेवफा है। तब ओथेलो गुस्से में ये बात कहता है, आई विल टीयर हर ऑल टू पीसेस, मतलब मैं उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। यहाँ पे वो यकीन कर लेता है। एक छोटी सी चीज़, हैंकरचीफ, एक छोटी सी चीज़ उसके दिमाग में इतना ईर्ष्या भर दिया है कि अब एक छोटी सी चीज़ पे वो यकीन कर लेगा। यहाँ पे वो यकीन कर लेता है, कहता है आई विल टीयर हर ऑल द पीसेस, मैं उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, ठीक है। उसका प्यार अब एक वहशी और हिंसक क्रोध में बदल गया है। वो महान और संयमित जो एक कंट्रोल्ड सेनापति अब नहीं रहा, अब उसकी जगह एक ऐसे व्यक्ति ने ले ली है जो अपनी ही पत्नी को शारीरिक रूप से नष्ट कर देने की बात कर रहा हो, ठीक है। आगे चलते हैं। अब यहाँ हिज इनर कॉन्फ्लिक्ट बिफोर द मर्डर, मतलब अब यहाँ पे उसके दिमाग में आ गया, अब मुझे उसे मारना ही मारना है। यहाँ पे जानते ही जल्दी जल्दी क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे सारा ओथेलो का ही पहले स्टेटमेंट दे दिया है, इसलिए, ठीक है। ये ओथेलो का स्टेटमेंट है, उसके बाद हम डेस्डिमोना का देखेंगे। इस तरह मिक्सिंग नहीं है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि ठीक मर्डर से पहले उसके अंदर ना बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं कि मुझे अब मारना है, इसको किसी भी तरह से मारना है, इसको नहीं रखना है, कह रहा है। अब यहाँ पे कह क्या रहा है कि इट इज़ द कॉज माई शो, लेट मी नॉट द नेम इट टू यू, यू चेस्ट स्टार्स, इट इज़ द कॉज। अब यहाँ पे ना वो अंदर ही अंदर ये इसकी सॉलिलोकी है, अपने आप से कह रहा है वो अपने आप को ना उचित ठहरा रहा है, सही ठहरा रहा है कि मैं अब जो करने जा रहा हूँ मैं उसको मारूंगा। अब मारने जा रहा हूँ तो पक्का यही रीज़न है मैं उसको क्यों मारने जा रहा हूँ, आगे हम देखेंगे। यहाँ पे वही कह रहा है कि यही वजह है, यही रीज़न है मेरी आत्मा, हे पवित्र तारो, मैं तुम्हारे सामने उसका नाम नहीं लूँगा, यही वजह है। जब ये कब बोलता है, जब वो डेस्डिमोना के कमरे में उसे मारने के इरादे से जाता है, तब ये उसकी सॉलिलोकी है, ये ध्यान रखना है। किसकी? ओथेलो की, ये ध्यान रखना है, ठीक है। ओथेलो यहाँ पे अपना भयानक जो काम है उसको सही ठहराने की कोशिश कर रहा है, खुद को वो ये विश्वास दिलाना चाह रहा है कि वह व्यक्तिगत ईर्ष्या से या बदले की भावना से उसे नहीं मार रहा है, बल्कि एक ऊंचे कॉज, एक मतलब एक कारण, एक न्याय के लिए उसे मारने जा रहा है, ताकि वह यानी कि डेस्डिमोना दूसरे पुरुषों को, दूसरे आदमियों को धोखा ना दे सके। अब यहाँ पे ना वो अपने मन में ना अपने आप का जो मैं गलत काम करने जा रहा हूँ, उसे मारने जा रहा हूँ, ये सही करने जा रहा हूँ, ताकि वो और किसी को धोखा ना दे सके। मुझे तो धोखा दे दिया, लेकिन और किसी को धोखा ना दे सके, इसलिए मैं इसको मारने जा रहा हूँ, यही रीज़न है, न्याय करने जा रहा हूँ, ठीक है। वो अपने आप को यहाँ पे उचित ठहरा रहा है, सॉलिलोकी बोल रहा है। एक्ट 5 सीन 2 में है, ये ध्यान रखना है। अब वो मार दिया है, ठीक है, उसको मार दिया है, लेकिन हिज फाइनल रियलाइजेशन एंड ट्रेजिक सेल्फ असेसमेंट, यहाँ पे वो उसको मार दिया है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, स्पीक ऑफ मी एज आई एम नथिंग एक्सटेन्यूट, ठीक है, एक्सटेन्यूट, ठीक है। यहाँ पे क्या कर रहा है, स्पीक ऑफ मी एज आई एम नथिंग एक्सटेन्यूएट नॉट सेट डाउन ऑट इन मैलिस, देन मस्ट यू स्पीक of one that loved not wisely but too well, of one not easily jealous but being wrought, perplexed in the extreme, of one whose hand like the base Indian threw a pearl away richer than all his tribe। याद रखना इस वर्ड को, पर्ल, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि अब उसको ना फाइनल रियलाइजेशन हो रहा है कि मैंने क्यों मारा। अब वो कहता है, यहाँ पे वो कह रहा है कि मेरे बारे में वैसा ही बताना जैसा मैं था, स्पीक ऑफ मी एज आई एम नथिंग एक्सटेन्यूएट, यानी कि मेरे बारे में वैसा ही बताना जैसे मैं था, कुछ भी बढ़ा चढ़ाकर या कुछ भी ईर्ष्या में मत कहना। तब तुम्हें एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताना होगा जिसने समझदारी से नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा गहराई से प्यार किया है। एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताना जो आसानी से ईर्ष्या से नहीं करता था, जो मतलब बताना जो आसानी से ईर्ष्या नहीं करता था, बल्कि जब उसे उकसाया गया ईर्ष्या करने के लिए, वो पूरी तरह से भ्रमित हो गया। यहाँ पे वो बोल रहा है ठीक अपने आप को मारने से ठीक पहले ओथेलो लुडोविको और जो भी लोग हैं उसे कह रहा है कि मेरी कहानी को सही तरीके से बताया जाए। ऐसा बताना कि जो ओथेलो का कैरेक्टर था ना वो कैसा था, वो एक ऐसा व्यक्ति था जिसने समझदारी से नहीं बल्कि बहुत गहराई से उसे प्यार किया। किसे? डेस्डिमोना से। एक ऐसे व्यक्ति, यानी कि मेरे बारे में बताना तो ऐसा बताना कि मैंने आसानी से ईर्ष्या नहीं करता, मैं आसानी से ईर्ष्या नहीं करता, लेकिन जब मुझे उकसाया गया अब मैं पूरी तरह से भ्रमित हो गया। एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जिसके हाथ ने उसे नीच भारती की तरह एक ऐसा मोती फेंक दिया, यानी कि एक ऐसे पर्ल को, पर्ल यहाँ पे किसकी बात कर रहा है? डेस्डिमोना को,
मोती फेंकने वाली नीच भारती मतलब यहाँ पे वो एक यहाँ पे मेटाफर है जो सबसे शक्तिशाली, यहाँ पे मोती यानी कि डेस्डिमोना बहुत अनमोल चीज़ को उसने खो दिया है, ठीक है, जिसको ना जानते वो कितनी कीमती चीज़ मैंने खो दिया है। तो यहाँ पे वो वही बात बोलता है, ये ओथेलो का उसका जो फाइनल रियलाइजेशन है वो बोलता है, ठीक है। कहता है कि मेरे बारे में इस तरह बताया जाए कि मुझ में समझदारी की कमी थी, मुझे आसानी से मैनिपुलेट किया जा सकता था, मोती फेंकने वाले यानी कि मैंने मोती यानी कि डेस्डिमोना को मैंने इतनी अनमोल चीज़ को खो दिया है, ठीक है। आगे देखेंगे। अब यहाँ पे आपका यागो है, मास्टर मैनिपुलेटर है। यागो का स्टेटमेंट आता है, यागो क्या कहता है। ओथेलो का स्टेटमेंट यहाँ पे खत्म हो गया। यहाँ पे यागो का कि वन ऑफ शेक्सपियर मोस्ट सिनिस्टर विलन्स है ये, ठीक है। यागोस वर्ड्स आर लेस्ड विद द वेनम डुप्लिसिटी एंड चिलिंग। आगे देखते हैं हिज इनफेमस डिक्लेरेशन ऑफ डिसेप्शन, ठीक है। क्या कहता है यागो, कहता है कि आई एम नॉट वॉट आई एम। ये एक्ट फर्स्ट सीन फर्स्ट में ही कहता है। यहाँ पे इसका वो दिया हुआ है, यानी कि इसको समझाया गया, एक्सप्लेन किया गया, ठीक है। आपको पीडीएफ मिलेगा तो आप यहाँ से देख सकते हैं। अ कॉन्ट्राडिक्शन दैट एक्सपोजेस हिज नेचर, अ मैन क्लॉक्ड इन फॉल्सहुड थ्राइविंग इन शेडोज, ठीक है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि आई एम नॉट वॉट आई एम, मतलब मैं वो नहीं हूँ जो मैं दिखता हूँ। यहाँ पे प्ले की शुरुआत में ही, ये प्ले की शुरुआत में ही बोलता है यागो, और रॉड्रिगो से कहता है प्ले की शुरुआत, जब प्ले शुरू होता है ना तभी कहता है ये बात। और यहाँ पे यागो का कैरेक्टर का मूल मंत्र है, वो कह रहा है सीधे तौर पर कि जैसे मैं बाहर से हूँ ना वैसे मैं अंदर से हूँ नहीं। मैं बाहर से वफादार ईमानदार जरूर दिख रहा हूँ, बाहर से वफादार ईमानदार सैनिक जरूर हूँ, लेकिन मैं अंदर से बहुत धोखेबाज षड्यंत्रकारी हूँ, पूरी तरह से अलग हूँ। तो ये सेंटेंस ना वो ऑडियंस को पहले ही सचेत कर दे रहा है कि यागो पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए, यागो एक विलन जरूर होगा। ऑडियंस अगर देख रही होगी शुरुआत में पता चले यही कुछ काम करने वाला आगे प्ले में, यानी कि ये ऊपर से दिख रहा है लेकिन अंदर से ये धोखेबाज है, तो वो अपने बारे में कह रहा है, ठीक है। आगे देखेंगे। यागो ही कहता है रेपुटेशन इज एन आइडल एंड मोस्ट फॉल्स इम्पोजिशन ऑफ गॉड विदाउट मेरिट एंड लॉस्ट विदाउट डिजर्विंग। अब यहाँ पे वो रेपुटेशन को, यहाँ पे वो कैसियो को समझा रहा है। यागो ये बात माइकल कैसियो से तब कहता है जब कैसियो अपनी रेपुटेशन खोने पर दुखी होता है, जिसे खुद यागो ने एक साजिश की तरह नष्ट कर दिया उसकी रेपुटेशन। तो यहाँ पे वो रेपुटेशन को बता रहे, रेपुटेशन है क्या, कह रहा है जो रेपुटेशन है, जो इज्जत है, जो प्रतिष्ठा है, एक बेकार और पूरी तरह से झूठी चीज़ है, ठीक है। रेपुटेशन एंड आइडल एंड मोस्ट फॉल्स इम्पोजिशन, पूरी तरह से झूठी चीज़ है। ऑफ गॉड विदाउट मेरिट एंड लॉस्ट विदाउट डिजर्विंग, ये अक्सर बिना योग्यता के मिल जाती है और बिना किसी गलती के खो जाती है, ठीक है। यहाँ पे यागो की दोहरी मानसिकता दिख रही है कि वह उस चीज़ का मजाक उड़ा रहा है जिसे समाज ने बहुत महत्व देता है, जिसे समाज रेपुटेशन को, उसके लिए रेपुटेशन कोई मूल्य नहीं है। किसके लिए, यागो के लिए, ठीक है। और कैशियो के लिए रेपुटेशन बहुत है, तभी तो वो बार बार कहता है रेपुटेशन, आगे हम देखेंगे उसकी। तो यहाँ पे यही चीज़ कह रहा है, ठीक है, ध्यान देना है। यहाँ पे सबसे विडम्बना की बात यह है कि ये इसी रेपुटेशन को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाता है और कैशियो की रेपुटेशन छीनता है और अपनी झूठी ईमानदार रेपुटेशन का उपयोग करके ओथेलो का विश्वास जीतता है, ठीक है। और यही बात कह रहा है कि रेपुटेशन कुछ नहीं है, रेपुटेशन कैसा है, एक फॉल्स इम्पोजिशन है, मतलब पूरी तरह से झूठी चीज़ है, ठीक है। एक्ट 2 सीन 3 में बोलता है। यहाँ पे देखिए बताया ही मॉक्स व्हाट सोसाइटी वैल्यूज। आगे देखेंगे, आगे क्या कह रहा है। ओ beware my lord of jealousy, it is the green-eyed monster which doth mock the meat it feeds on। ये एक्ट 3 सीन 3 में भी बोलता है, इसको याद कर लेना, अगर एक्ट 3 और सीन 3 भी याद हो जाए तो याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे ये भी यागो ही बोलता है, किसको बोलता है, यहाँ पे वो ओथेलो को बोलता है, ओथेलो को समझा रहा होता है, या यूँ बोलो कि एडवाइस दे रहा होता है। खुद तो डाल रहा है ओथेलो के अंदर, क्या डाल रहा है, जेलेसी। और आगे क्या कह रहा है, उसको बीवेयर कर रहा है, यानी कि सचेत रहो। क्या कह रहा है, ओ बीवेयर माई लॉर्ड ऑफ जेलेसी, हे स्वामी, हे मेरे लॉर्ड, ईर्ष्या से सावधान रहना। इट इज़ द ग्रीन आइड मॉन्स्टर विद डॉथ मॉक, ये एक हरे आंखों वाला राक्षस है जो उसी दिल का मजाक उड़ाता है, यानी कि उसी मांस का मजाक उड़ाता है जिससे वो अपनी खुराक लेता है, ठीक है। ये जो सेंटेंस ना यागो बड़ी चालाकी से ओथेलो से तब कहता है जब वो खुद ओथेलो के मन में ईर्ष्या का जहर घोल रहा होता है, ठीक है। यागो यहाँ पे ये समझ लो, यागो यहाँ पे ईर्ष्या को एक ऐसे राक्षस के रूप में बता रहा है जो अपने ही शिकार को धीरे धीरे खाता है। ईर्ष्या एक ऐसी चीज़ है, यानी कि राक्षस से यहाँ पे मेटाफर है, राक्षस से तुलना कर रहा है जो अपने ही शिकार को धीरे धीरे खाता है और उसे तड़पते हुए देखकर उसका मजाक उड़ाता है, ठीक है। वो ईर्ष्या के बारे में चेतावनी देकर खुद को ओथेलो को क्या बनता है कि मैं तुम्हारा सबसे बड़ा वेल विशर हूँ, जबकि खुद वो डाल रहा है ईर्ष्या उसके अंदर, है ना, जबकि अस्त में वो उसे इसी राक्षस का शिकार बना रहा है, ईर्ष्या का, ठीक है। आगे देखेंगे, आगे क्या कह रहा है। ट्रिफल्स लाइट एज एयर आर टू द जेलस कन्फर्मेशन स्ट्रॉन्ग एज प्रूफ ऑफ हॉली रिट
एक्ट थर्ड सीन थर्ड में ही ये बात बोलता है। कहता क्या है, ट्रिफल्स लाइट एज एयर आर टू बी द जेलस कन्फर्मेशन एज स्ट्रॉन्ग एज प्रूफ ऑफ हॉली रिट। मतलब हवा जैसी हल्की और छोटी छोटी बातें भी ईर्ष्यालु व्यक्ति के लिए पवित्र ग्रंथों के सबूतों की तरह मजबूत पुष्टि बन जाती है। ये यागो की सोलिलो की है, याद रखना है, ठीक है। यागो सोचता है, ठीक है। यागो यहाँ अपनी शैतानी रणनीति का खुलासा करता है। वो जानता है कि एक ईर्ष्यालु दिमाग तर्क से, अगर किसी के अंदर हम जेलसी या शक बो दें, पूरी तरह से भर दें किसी के अंदर शक, तो क्या वो तर्क से काम लेगा? नहीं। तो यहाँ पे यागो जान चुका है कि मैंने ओथेलो के दिमाग में शक भर दिया है बहुत ज़्यादा, अब वो तर्क से काम नहीं लेगा। वो जिस चीज़ से सबसे ज़्यादा डरता है उसी पर विश्वास करने लग जाता है। यागो के लिए डेस्डेमोना का रुमाल जैसी छोटी और महत्वहीन चीज़ है जो कि ओथेलो को शक को यकीन में बदलने के लिए काफ़ी था, ठीक है। अगर किसी के अंदर शक का बीज बो दिया गया हो अच्छे से, तो वो छोटी से छोटी चीज़ में भी क्या कर देगा, उस पर वो यकीन आ जाएगा कि हाँ ये चीज़ सही है। तो वही चीज़ यहाँ पे यागो कह रहा है, ठीक है। मेरे लिए तो रुमाल कुछ नहीं है, लेकिन उसके लिए ओथेलो के लिए उसके शक को यकीन में बदलने के लिए काफ़ी है, वो बात कह रहा है यहाँ पे। आगे देखेंगे, द मोर इज ऑफ अ फ्री एंड ओपन नेचर दैट थिंग्स मेन ऑनेस्ट बट सीम टू बी सो एंड विल एज टेंडरली बी लेड बाय द नोज एंड SSR। ये एक्ट फर्स्ट सीन थर्ड में बोलता है कौन? यागो ही बोल रहा है अभी भी। और यागो किसे बोल रहा है यहाँ पे? यागो, ये भी यागो का क्या है, सोलिलो की ही है। और वो बोल रहा है, सोच रहा है किसके बारे में? ओथेलो के बारे में। कह रहा है कि द मूर किसे बोला है? ओथेलो को। ओथेलो कैसा है? फ्री एंड ओपन नेचर का, खुले और सीधे स्वभाव का है। दैट थिंग्स मैन ऑनेस्ट बट सीम टू बी सो, उन लोगों को भी ईमानदार समझता है जो सिर्फ ईमानदार दिखते हैं। मतलब वो खुद तो खुले, हम जैसा होते हैं ना, जैसे हम खुद होते हैं वैसे दूसरे सामने वाले को भी सोचते हैं। उसी तरह यहाँ पे ये सोच रहा है कि ओथेलो खुद तो है बहुत खुले और सीधे स्वभाव का, खुद ईमानदार भी है, उसी तरह वो सामने वाले को भी ईमानदार समझ रहा है, जो उसे ईमानदारी दिखता है। मतलब सामने जो ईमानदारी दिखाते हैं एक्चुअल में होते नहीं है, लेकिन ओथेलो क्या करता है? उसे ईमानदार समझता है। एंड विल एज टेंडरली बी लेड बाय द नोज एंड SSR, और उसे नाक पकड़ कर उतनी ही आसानी से चलाया जा सकता है जितनी आसानी से किसी गधे को, ठीक है। यहाँ पे वो बोल रहा है, ओके। तो ये भी आपका एक्ट फर्स्ट सीन थर्ड में बोलता है। तो यहाँ पे याद रखना है, यागो ओथेलो के अच्छे गुणों, उसके भरोसा करने वाले सीधे स्वभाव को ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी के रूप में पहचानता है। वह जानता है कि ओथेलो जैसे नेक लोग आसानी से धोखेबाज पर विश्वास कर लेते हैं क्योंकि वो खुद दूसरों में बुराई नहीं देख पाते। उसी तरह यागो भी इसी अच्छाई का फ़ायदा उठाकर उसे मैनिपुलेट करेगा, ठीक वैसे ही मैनिपुलेट करेगा जैसे कोई गधे की उसकी नाक से पकड़कर कहीं भी ले जाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है, ये देख लीजिएगा। एंड अब यहाँ पे डेस्डेमोना का है, ठीक है। आगे भी हमें यागो का मिलेगा कुछ जो इम्पोर्टेंट है, ओके। अब यहाँ पे डेस्डेमोना का है। डेस्डेमोना कहती है सिंबल ऑफ वर्चू एंड ट्रेजिक इनोसेंस, हर वॉइस इज वन ऑफ लव, ड्यूटी एंड क्वाइट स्ट्रेंथ। आगे देखेंगे डिक्लेरेशन लव एंड ड्यूटी टू ओथेलो। ओथेलो के प्रति उसके लिए प्रेम और उसका जो ड्यूटी है, उसका जो कर्तव्य है, यहाँ पे वो डिक्लेयर करती है, घोषणा करती है। किसे बताती है? आइए देखते हैं। यहाँ पे वो वेनिस के ड्यूक और नाराज पिता के सामने ही ये बात कहती है माई नोबल फादर, आई डू परसीव हेयर अ डिवाइडेड ड्यूटी, ठीक है। हे मेरे महान पिता, मैं यहाँ एक बटे हुए कर्तव्य महसूस करती हूँ, मेरी जो ड्यूटी है वो अब बट सी गई है। टू यू आई एम बाउंड फॉर लाइफ एंड एजुकेशन, जीवन और शिक्षा के लिए मैं आपकी ऋणी हूँ। जो आपने मुझे जीवन दिया, जो शिक्षा दिया, मैं आपके लिए ऋणी हूँ। माई लाइफ एंड एजुकेशन वुड डू लर्न मी हाउ टू रिस्पेक्ट यू, लेकिन यहाँ मेरे पति की बात है। मेरी लाइफ जो है ना, यू आर द लॉर्ड ऑफ ड्यूटी, आई एम हिदर टू योर डॉटर बट हेयर इज़ माई हस्बैंड एंड सो मच ड्यूटी एज माई मदर शोव्ड टू यू, प्रेफरिंग यू बिफोर हर फादर, ठीक है। यहाँ पे क्या कह रही है कि हे मेरे महान पिता, मैं यहाँ मेरी जो ड्यूटी है, मेरा जो कर्तव्य है, अब मेरा अलग अलग हो गया है, बटा हुआ मैं फील कर रही हूँ। जीवन और शिक्षा के लिए तो मैं आपकी ऋणी हूँ, लेकिन यहाँ मेरे पति की बात है। जितना कर्तव्य मेरी माँ ने आपको अपने पिता से ज़्यादा मानकर दिखाया, उतना ही मैं अपने स्वामी मोर यानी ओथेलो के प्रति निभाने का दावा करती हूँ, ठीक है। डेस्डेमोना ये बात वेनिस के ड्यूक और अपने नाराज पिता के सामने कहती है, जब उसे अपने पिता और अपने नए पति ओथेलो के बीच में चयन करना होता है, तो वो बात ये कहती है, ठीक है। आगे आते हैं, ये एक्ट फर्स्ट सीन थर्ड में बोलती है। आगे हम देखते हैं, ओके। अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है?
यहाँ पे क्या कह रही हैं वो, हिज अनकाइंड, अभी भी ये मतलब ये डेस्डिमोना ही कह रही है, ये ध्यान रखना है। हिज अनकाइंडनेस में डिफीट माई लाइफ बट नेवर टेंट माई लव, यह एक्ट 4 सीन 2 में डेस्डिमोना बोलती है। कहती क्या है, उनकी कठोरता मेरे जीवन को समाप्त कर सकती है लेकिन मेरा प्यार कभी भी दाग नहीं लगा सकता। मीन्स कहने का मतलब है, ये जो सेंटेंस है यहाँ पे कह रही है, डेस्डिमोना तब कहती है जब ओथेलो उस पर बेवफाई का झूठा आरोप लगाकर उसे अपमानित बहुत करता है। इमिलिया और यागो के सामने वो अपनी भावनाओं को बता रही है। जब ओथेलो के दिमाग में पूरा भर देता है ना ये शक, तो वो उससे मिसबिहेव करता है, उसे सही से बात नहीं करता है, उसे बार बार झूठा आरोप लगाता है तुमने बेवफाई की, तब ये बात कहती है कौन, डेस्डिमोना। ये कहती क्या है, ये कहती है कि ओथेलो का जो क्रूर व्यवहार है, जो मिसबिहेव है, भले ही उसकी जान ले ले, लेकिन उसके दिल में ओथेलो के लिए जो प्यार है, यानी कि मेरे दिल में जो ओथेलो के लिए प्यार है, वो हमेशा शुद्ध और निष्कलंक रहेगा। ठीक है, यहाँ पे वो अपने कैरेक्टर के दुखद मासूमियत को उजागर करती है और इवेंचुअली वो अपने प्यार पर दृढ़ रहती है। ठीक है, भले ही उसे इसकी कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़े। वो कहती है भले ही इनका व्यवहार कैसा भी हो, लेकिन मेरे दिल में इनके लिए प्यार हमेशा रहेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना, यहाँ पे बताया है। अब हर फाइनल वर्ड्स ऑफ लॉयल्टी एंड फॉरगिवनेस, ये इसके फाइनल वर्ड्स रहते हैं किसके, जब वो मरने लग जाती है, ओथेलो मार देता है और उसी समय इमिलिया एंटर करती है और इमिलिया पूछती है किसने मारा, किसने किया, तब ये बात कहती है शायद। ठीक है, नो बडी आई माई सेल्फ फेयरवेल कमेंड मी टू माई काइंड लॉर्ड ओ फेयरवेल, एक्ट 5 सीन 2 में ये लास्ट वर्ड है, बोलती है किसी ने नहीं, नो बडी किसी ने नहीं, आई माई सेल्फ मैंने खुद ली है अपनी जान, फेयरवेल अलविदा, कमेंड मी टू माई काइंड लॉर्ड मेरे दयालु स्वामी को मेरा प्रणाम कहना, ओ फेयरवेल ओ अलविदा। ठीक है, ये कब बोलती है याद रखना है, ये डेस्डिमोना के लास्ट वर्ड है, जब ओथेलो उसका गला घोट देता है और इमिलिया कमरे में आकर पूछती है ये किसने किया, तो डेस्डिमोना अपनी आखिरी सांसों में ये जवाब देती है, मतलब अपने पति को बचाती है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, अपने पति को बचाती है, यहाँ पे अपने हत्यारे पति को बचाने की कोशिश करती है और खुद पर पूरा ब्लेम ले लेती है। कहती है कि मेरे दयालु माई काइंड लॉर्ड कहना एक यहाँ पे बताती है, वो दिखाती है कि वो अंत तक ओथेलो के अच्छे रूप को ही याद करना चाहती है। ठीक है, चलिए आगे देते हैं। अब यहाँ पे इमिलिया का है द वॉइस ऑफ ट्रूथ एंड डेफियंस, यहाँ पे इमिलिया सच्चाई बयान करती है, देखते हैं क्या कहती है, मतलब सच्चाई और विद्रोह की आवाज़। कहती है हर सिनिकल व्यू ऑन मैन एंड मैरिजेस, अब वो ना शादी और आदमियों पर उसका जो सिनिकल व्यू है वो क्या है देखते हैं यहाँ पे, मतलब मेन और मैरिज पर उसका जो सन की दृष्टिकोण है क्या है, क्या कहती है, दिस इज़ नॉट अ ईयर टू सोज अस अ मैन, दे आर ऑल बट स्टमक एंड वी ऑल बट फूड, दे ईट अस हंगरली एंड व्हेन दे आर फुल दे ब्लेच अस। ठीक है, यानी कि 1 या 2 साल में हमें एक आदमी की असली चेहरा नहीं दिखता, 1 हो या 2 साल हो, अगर किसी आदमी के साथ रह रहे हो तो 1-2 साल में उस आदमी का असली चेहरा हमें दिखता नहीं है। वे सब पेट की तरह होते हैं, दे आर ऑल बट स्टोमक, वे सब भी पेट की तरह होते हैं, एंड वी ऑल बट फूड, और हम सब भोजन की तरह। ठीक है, दे ईट अस हंग्रीली, वो हमें क्या करते हैं, वे हमें भूखों की तरह खाते हैं, एंड व्हेन दे आर फुल दे ब्लेच अस, और जब उनका पेट भर जाता है तो हमें डकार करके बाहर निकाल देते हैं। ये इमिलिया ये बात डेस्डिमोना से तब कहती है जब ओथेलो के बदले हुए रूखे व्यवहार में हैरान कर देती है। ठीक है, यानी कि जब ओथेलो का पूरा, जब वो जान जाता है उसके अंदर शक की बीज बहुत ज़्यादा हुआ, तो वो रूखा व्यवहार करता है, मिसबिहेव करता है, किसके साथ, डेस्डिमोना के साथ। तब ये इमिलिया ये बात डेस्डिमोना से बताती है, तब इमिलिया ये बात कहती है। ठीक है, कि जिसमें पुरुष पेट और महिलाएं भोजन है, और जो मेन हैं वो अपनी इच्छा पूरी करने के लिए महिलाओं का यूज़ करते हैं, फिर उन्हें त्याग देते हैं। ठीक है, ये एक्ट 3 सीन 4 में बोलती है बिटर ट्रूथ है स्पोकन विद शार्प विड, इमिलिया नोज द कॉस्ट ऑफ बीइंग वुमेन अ मेंस वर्ड, ये ध्यान रखना है। अब आगे क्या बोलती है, हिज फियर्स डिफेंस ऑफ डेस्डिमोनास ऑनर, आगे इमिलिया क्या कहती है, आई विल बी हैंग्ड इफ समवन इटर्नल विलन, सम बिजी एंड इंसेनुएटिंग रोग, some causing slave to get some office, have not devised this slender, I will be hanged else, यानी मुझे फांसी पर लटका दिया जाए अगर किसी शैतान, बदमाश, किसी धूर्त या चापलूस गुलाम ने कोई पद पाने के लिए झूठा आरोप न गढ़ा हो, नहीं तो मुझे फांसी पर दे देना यानी लटका देना। जब ओथेलो डेस्डिमोना को एक होर के रूप में आरोप लगाता है, एक वेश्या होने का आरोप लगाता है, तो इमिलिया गुस्से में ये बात कहती है इमिलिया गुस्से में ये बात कहती है, मतलब उस काल्पनिक खलनायक का सीधा वर्णन, मतलब उस विलन के बारे में कहती है। वो जानती नहीं है कि सब किया धरा किसका है, मेरे हस्बैंड का है, उसको नहीं पता, बस उसको ही पता जरूर किसने किया है। अब वो किसने किया है उस विलन के बारे में वो सीधा बोलती है, जिसे वो पूरी तरह से साजिश रची है, लेकिन उसे यह एहसास नहीं है कि अनजाने में वो अपने पति यागो का ही बारे में बता रही है। ठीक है,
आते हैं एक्ट 4 सीन 2 में ये बात कहती है। तो ये ध्यान रखना है, यहाँ पे इमिलिया ही ये बात कहती है, वो उसकी सच्चाई के प्रति निष्ठा को दिखाती है और फोर शैडो का भी है, यानी अंत में वो यागो की सच्चाई को सबके सामने लाएगी, भले ही इसकी कीमत उसे अपनी जान देकर चुकानी पड़े। ठीक है, वो कहती है कि मुझे फांसी पर लटका दिया गया अगर किसी शैतान बदमाश, किसी धूर्त ने ये चापलूस काम किया है अपने पद पाने के लिए। ठीक है, अभी वो सिर्फ अंधेरे में तीर मार रही है, लेकिन उसको पता नहीं है कि मेरे हस्बैंड ने किया। लास्ट में वो अपने हस्बैंड की सच्चाई लाएगी भी सामने। ठीक है, अब ये तो हो चुका है। ठीक है, टेबल स्लाइड ये भी हो चुका है। अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी, आई एम नॉट व्हाट आई एम, ये आपका हो चुका है। ठीक है, एंड आगे देखेंगे यहाँ पे ये भी देखिए, यागो ही बोलता है एक्ट 2 सीन 3 में, कहता है सो विल आई टर्न हर वर्च्यू इनटू पिंच एंड आउट ऑफ हर ओन गुडनेस मेक द नेट दैट शैल इनमेश देम ऑल। कहता है कि इस तरह मैं उसकी नेकी को कालिक में बदल दूंगा और उसकी अच्छाई से ही वह जाल बनाऊंगा जो उन सबको फंसाएगा। मतलब जो डेस्डिमोना की हकीकत, उसकी अच्छाई, उसकी दया, कैसियो की मदद करने की इच्छा को वो क्या करेगा, एक बिल्कुल अलग तरीके से दिखाएगा ओथेलो के सामने, उसकी बेवफाई, उसकी चरित्रहीनता में बदल देगा। ठीक है, वो अच्छाई को विनाश के हथियार के रूप में इस्तेमाल करेगा, यहाँ पे वो बोल रहा है। ठीक है, men should be what they seem or those that be not would they might seem none। यागो कहता है एक्ट 3 सीन 3 में ही ये बात कहता है। तो ये भी ध्यान रखना है, इंसान को वैसा ही होना चाहिए। यहाँ पे वो अपने आप को एडवाइस कर रहा है। ठीक है, एक ड्रामेटिक आयरनी है, यूँ बोलो। कहता क्या है, इंसान को वैसा ही होना चाहिए जैसे वो दिखता है, या जो वैसे नहीं है काश वो कुछ भी ना दिखे। ठीक है, यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि प्ले का सबसे बड़ा धोखेबाज यागो ईमानदारी और पारदर्शिता की बात करता है। ऐसा करके वो ओथेलो के सामने खुद को और भी विश्वसनीय बना लेता है। मतलब ओथेलो के सामने बोलता है कि इंसान को वैसा रहना चाहिए जैसा वो खुद है, जैसा दिखता वैसा ही होना चाहिए। यहाँ पे डेस्डिमोना को ही बोलता है, उसके दिमाग में भरता है इस तरह बोल के, और ये दिखाता है कि दिखावा कितनी शक्तिशाली हो सकता है। ऐसा बोल के ना उसके दिमाग में लगता है कि ये बहुत विश्वसनीय है, इस पर भरोसा कर सकते हैं ओथेलो। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। रेसिज्म एंड प्रेजुडाइज, ये एन ओल्ड ब्लैक रैम स्टपिंग योर वाइट ईव, यागो बोलता है, ये ध्यान रखना है। हैप्पीली फॉर आई एम ब्लैक एंड हैव नॉट दीज सॉफ्ट पार्ट्स ऑफ कन्वर्सेशन दैट चैम्बर्स हैव, ये ओथेलो बोलता है। ठीक है, ये इसके ना रेसिज्म एंड प्रेजुडाइज, इसके जो मूर है ना, ब्लैक है ना, उसके बारे में बोलता है। तो उस यहाँ पे वो अपने आप को, मतलब अपने आप को, या क्या करता है, अपने आप को यहाँ पे जो ओथेलो है वो अपने आप को बताता है कि मैं भले ही, शायद उसको लगता है कि जब उसका पूरा, मतलब उसको पूरा शक उसके दिमाग में पूरा भर देता है ना, तो इसको लगता है कि शायद डेस्डिमोना ने मुझे इसलिए धोखा दिया है क्योंकि मैं ब्लैक हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं क्या हूँ, ब्लैक हूँ, मैं काला हूँ, मैं काला हूँ, मैं ब्लैक हूँ, उसकी जाति का नहीं हूँ। ठीक है, एक परिष्कृत वेनिसवासी नहीं हूँ, इसी वजह से शायद उसने मुझे धोखा दिया, ये बात यहाँ पे कहता है और ये यागो कहता है। ठीक है, ध्यान रखना है। लव एंड बिट्रेल की बात हो ही चुकी है, ये लाइन भी याद रखना है। आई किल दी नॉट वे बट दिस किलिंग माई सेल्फ टू डाई अपॉन अ किस, ओथेलो एक्ट 5 सीन 2 में बोलता है, मारने से पहले। तो ये ध्यान रखना है, ये भी लाइन वो बोलता है, मैंने तुम्हें मारने से पहले चूमा था, इसके सिवा कोई और रास्ता नहीं था। ठीक है, ये बोलता है। और यहाँ पे भी यागो बोलता है, यागो का कुछ है, बट आई विल वियर माई हार्ट अपॉन माई स्लीव फॉर डॉज टू पिक एट आई एम नॉट व्हाट आई एम। तो ये बोलता है आई एम नॉट और आई एम, लेकिन मैं अपने दिल को अपनी आस्तीन पर लगा कर नहीं घूमूंगा। ठीक है, यहाँ पे वो बोलता है जैसे कि कौवे आकर उसे नोच खाए, मैं वो नहीं हूँ जो मैं दिखता हूँ। ठीक है, यहाँ पे यागो द्वारा ना प्ले की शुरुआत में ही रॉड्रिगो से कहे गए शब्द हैं जो बोलता है दिल का आस्तीन पर लगाकर घूमना। मतलब यहाँ पे क्या कह रहा है कि बट आई विल वियर माई हार्ट अपॉन दाई स्लीव, ये एक ना फ्रेज है जिसका मतलब होता है अपनी भावनाओं को खुले तौर पर दिखाना। यागो कहता है कि ऐसा कभी नहीं करना है, मतलब वो ऐसा कभी नहीं करेगा, क्योंकि जो लोग अपनी भावनाएं दिखाते हैं ना वो कमज़ोर होते हैं और लोग क्या करते हैं, उनका फ़ायदा उठा लेते हैं। जैसे आपके अंदर कोई फीलिंग्स है, आप अपनी भावनाओं को बताते चलते फिरते हो, तो लोग क्या करेंगे, आपकी भावनाओं को कमज़ोरी समझ के उसका फ़ायदा उठाएंगे। इसलिए मैं ऐसा काम नहीं करूँगा। ठीक है, मैं ऐसा काम नहीं करूँगा। ये कौन कहता है, यागो कहता है। वे कमज़ोर होते हैं और कोई भी उनका फ़ायदा उठा सकता है। ठीक है, यहाँ पर वो बोल रहा है मैं ऐसा काम नहीं करूँगा, मैं नहीं बताऊँगा। इवन नाउ वेरी नाउ एंड ओल्ड ब्लैक रैम आउट टपिंग, ये हो चुका है। और अच्छा, ये लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आवर बॉडीज आर आवर गार्डन्स टू द विच और विल्स आर गार्डनर्स। तो ये भी एक्ट 1 सीन 3 में कौन बोलता है, यागो ही बोलता है, ये ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है। यहाँ पे बोलता क्या है
कि हमारा जो शरीर है वो हमारे बागीचों की तरह है और हमारी जो इच्छा शक्ति यानी कि विल्स उन बागीचों का माली है। यागो ये बात रॉड्रिगो को तब समझाता है जब रॉड्रिगो डेस्डिमोना के लिए अपने प्यार में निराश होकर सुसाइड करने की बात करता है, तब वो समझाता है। ठीक है, यागो के ये एक दर्शन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। उसका मानना है कि जो मनुष्य हैं वो अपनी भावनाओं का गुलाम नहीं है। जैसे एक माली अपने बागीचे में चाहे तो खरपतवार बो दे या कोई अच्छे पौधे बो दे अपने बागीचे में, वैसे ही इंसान भी अपनी इच्छा शक्ति से अपने शरीर, अपनी भावनाओं पर जैसे प्यार और वासना को कंट्रोल कर सकता है। यहाँ पे वो समझा रहा है कि हमारी जो बॉडी है वो बागीचा है। जैसे कि माली है ना, वो अपने बागीचे में कुछ भी बो दे, एक अच्छा पौधा या कोई खरपतवार ही बो दे, उसी तरह इंसान की इच्छा शक्ति भी अपने शरीर में वो अपनी भावनाओं को कंट्रोल कर सकता है, चाहे प्यार हो चाहे वासना हो। ठीक है, ये ध्यान रखना है। पुट मनी इन दाई पर्स, ये भी वो बोलता है यागो ही, अपने बटुए में पैसे रखो। यागो इस सेंटेंस को ना रॉड्रिगो को बार बार दोहराता है, उसे अपनी ज़मीन बेचकर पैसा इकट्ठे करने के लिए उकसाता है। ठीक है, ये सिर्फ सलाह नहीं है बल्कि मैनिपुलेटिव मंत्र है। यागो रॉड्रिगो को यकीन दिलाता है कि अगर उसके पास पैसा होगा तो डेस्डिमोना को जीत सकता है। असल में यागो क्या करता है, रॉड्रिगो को पैसों को अपनी योजनाओं के लिए इस्तेमाल करता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। ये भी तो हो ही गया है, या तो सब हो ही गया। शी हैड नॉट हैड इट, शी विश्ड दैट हेवन एंड मेड हर सच अ मैन, ये तो हो ही गया है ना। यहाँ पे जो है ना, ये ओथेलो बोलता है किससे, यागो को बता रहा होता है। क्या बता रहा होता है कि कैसे, मतलब शी विश्ड शी हैड नॉट हियर्ड इट, शी विश्ड दैट हेवन हैड मेड हर सच अ मैन। मतलब उसने यानी कि डेस्डिमोना ने चाहा कि काश उसने ये सब ना सुना होता, फिर भी उसने ये भी चाहा कि काश हेवन ने उसके लिए ऐसा आदमी बनाया होता। मतलब ओथेलो यहाँ पे ड्यूक को बता रहा होता है, ड्यूक को। ठीक है, ड्यूक को बता रहा होता है। ड्यूक को क्या बता रहा होता है कि डेस्डिमोना को उसकी कहानियों से कैसे प्यार हुआ। मतलब वो बता रहा होता है कि डेस्डिमोना का जो प्यार है वो एक तरफा या ओथेलो के किसी जादू का परिणाम नहीं है। यहाँ पे वो उसके साहसिक कार्यों से उसे बहुत मतलब प्रभावित हुई और उससे प्यार कर बैठी। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ये भी बोलता है, इफ़ आफ्टर एवरी टेम्पेस्ट कम सच काम्स मे द विंड्स ब्लो टिल दे हैव वीकेंड डेथ। तो ये भी लाइनें हैं कि अगर हर तूफान के बाद ऐसी शांति मिलती तो हवाएं तब तक चलती रहे जब तक वो मौत को न जगा दे। ठीक है, साइप्रस में समुद्री तूफान के बाद डेस्डिमोना से सुरक्षित मिलने पर ओथेलो खुशी से ये बात कहता है। ठीक है, आगे चलते हैं। और ओ नाउ फॉर एवर फेयरवेल द ट्रैंक्विल माइंड फेयरवेल कंटेंट, ये एक्ट थर्ड सीन थर्ड में बोलता है। भी ध्यान रखना है कि ओ अब हमेशा के लिए अलविदा मन की शांति। ये मोमेंट तब आता है जब ओथेलो पूरी तरह से यागो के झूठ को स्वीकार कर लेता है और मान लेता है कि डेस्डिमोना बेवफा। तब ये बात बोलता है, नाउ फॉर एवर, यानी ओ अब हमेशा के लिए अलविदा मन की अशांति। ठीक है, अब आगे देखेंगे। एट आई विल नॉट शेड हर ब्लड नॉर स्कार दैट whiter स्किन ऑफ हर्स देन स्नो एंड स्मूथ हर मोनूमेंटल एलेबेस्टर, ये एक्ट 5 सीन 2 में बोलता है। ठीक है, कहता है कि एट आई विल नॉट शेड हर ब्लड, फिर भी मैं, ये कब होता है जब वो पूरी तरह से जान जाता है कि डेस्डिमोना बेवफा है, अब मुझे उसको मारना है। लेकिन तब कहता है, जब उसको देखता है ना बहुत प्यार से, तो उसको थोड़ा ना तरस भी आता है, यूँ बोलो। कहता है फिर भी मैं उसका खून नहीं बहाऊंगा, ना ही बर्फ़ से भी सफ़ेद उसकी जो स्किन है उस पर कोई निशान डालूंगा जो किसी मोनूमेंटल के संगमरमर की तरह चिकनी है। ठीक है, एक्ट 5 सीन 2 में बोलता है। यानी कि ठीक मर्डर करने से ठीक पहले ओथेलो उसकी अपनी सोई हुई पत्नी को देखता है और ये सोलिलोकी कहता है, ये भी सोलिलोकी है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, कहता है। और ये वाला तो हमने पढ़ ही लिया है एंड ये हो ही चुका है अभी ऊपर। ठीक है, हाँ ये वाला थोड़ा ध्यान देना है, ये थोड़ा सा रिपीट भी हो गया है। रेपुटेशन, ये कब, जब कैशियो अपना रेपुटेशन खो देता है। ठीक है, किससे, यागो द्वारा रची गई एक साजिश के तहत कैशियो नशे में एक लड़ाई में पड़ जाता है और ओथेलो उसे लेफ्टिनेंट के पद से क्या कर देता है, बर्खास्त कर देता है। और अपनी रेपुटेशन खोने के बाद वो निराशा में ये बात कहता है रेपुटेशन, ओ आई हैव लॉस्ट माई रेपुटेशन, आई हैव लॉस्ट द इमॉर्टल पार्ट ऑफ माई सेल्फ एंड वॉट रिमेन्स इज बेस्टाइल। ठीक है, यहाँ पे वो बात कहता है कि रेपुटेशन, मैंने अपनी रेपुटेशन खो दी, मैंने अपने आप का अमर हिस्सा खो दिया, जो बचा है वो सिर्फ एक जानवर जैसा है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। ये कैशियो के लिए जो रेपुटेशन है ना, वो एक प्रतिष्ठा, सम्मान, केवल एक सामाजिक दर्जा नहीं है, वो इसे अपनी आत्मा का अमर हिस्सा भी मानता था। उसका मानना था कि जो रेपुटेशन है ना, जो इज्जत है, इज्जत ही इंसान को जानवर से अलग करती है, इसके बिना वो खुद को एक जानवर, एक बेस्टाइल के समान महसूस करता है। तो ये ध्यान रखना है। ये हो ही गया, अभी ऊपर हमने पढ़ा है, ये भी हो गया ना। लेट हेवन एंड मेन एंड डेविल्स आर लेट देम
ऑल आई क्राई शेम अगेंस्ट मी एट, ये कौन बोलता है, कौन बोलती है, एमिलिया बोलती है, तो ये ध्यान रखना है। मतलब स्वर्ग, इंसान और शैतान सभी को मेरे खिलाफ शर्मिंदगी से चिल्लाने दो, मैं फिर भी बोलूँगी, मतलब कोई भी आए। ये एमिलिया का सबसे वो मोमेंट है ना, एकदम कहते हैं ना एकदम साहस से भरी हुई है। डेस्टिमोना के डेथ के बाद जब उसे पता चलता है कि उसका पति यागो ही पूरी ट्रेजेडी का कारण है, तो यागो उसे चुप रहने की धमकी देता है। इसके जवाब में वो ये बात कहती है, ठीक है। ये एमिलिया का ना स्टेटमेंट एक साहसी सच की योद्धा में परिवर्तन को दिखाता है कि मैं अब चुप नहीं रहूँगी। वह कहती है चाहे उसे पूरी दुनिया यानी कि पूरा स्वर्ग, इंसान, शैतान का सामना क्यों ना करना पड़े, मैं सच बोल कर ही रहूँगी। डेस्टिमोना के लिए न्याय की आवाज़ बनती है, तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये था कुछ इम्पॉर्टेंट कोटेशन, मैंने अच्छे से समझाया भी है कि कब कौन से कोटेशन बोले गए हैं, बहुत ही अच्छे से समझाया। कैसा लगा अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और ऐसे हम धीरे धीरे 37 प्लेस के जो भी इम्पोर्टेंट कोटेशन है वो हम कर लेंगे, ताकि आपके अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए बहुत ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और इसका PDF चाहिए तो मेरे टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे जाके जुड़ जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।